विद्यार्थियों विद्यार्थियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल विषय के अंतर्गत जो पटवार के सिलेबस में और रिट का जो अपना कॉमन सिलेबस चल रहा है उसमें भारत का भूगोल के जो टॉपिक हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। केवल 2 टॉपिक दे रखे हैं। जो एक टॉपिक तो साइंस के साथ भी मैच करता है, ये पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी विशेषताएं, पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी विशेषताएं और इसकी समस्याएं। ये अपन जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा ये साइंस के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं और भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। दूसरा जो इसमें मुख्य बिंदु और मुख्य टॉपिक है वो है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन भारत की स्थिति, विस्तार, अवस्थिति और पृथ्वी की संरचना, इन सब चीज़ों की बात करेंगे और बेसिक जानकारी, भूगोल की बेसिक जो जानकारी है वो अपन इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी जो कक्षाएं हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। और बाकी सभी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि ज्योग्राफी विषय जो राजस्थान ज्योग्राफी प्रवीण सर पढ़ा रहे थे आपको, अब मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा भारत का भूगोल। इसमें पटवार के सिलेबस में 2 ही बिंदु हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और दूसरा है पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी विशेषताएं और समस्याएं। आज अपन थोड़ा सा बेसिक अध्ययन करेंगे कि भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कैसे पृथ्वी आई, फिर उसके बाद ये जीवन संभव हुआ और भौतिक संरचना का उसके बाद अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आज भूगोल। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो अपन भूगोल की एक छोटी सी परिभाषा के रूप में पढ़ें तो अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी तल तथा मानव का पारस्परिक संबंध क्या कहलाएगा, भूगोल। अपन पढ़ेंगे पृथ्वी तल तथा मनुष्य या मानव का पारस्परिक संबंध क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। एक छोटी सी परिभाषा है कि जो भौतिक संरचना है उसके साथ मानव की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो क्या किसके अंतर्गत पढ़ी जाएंगी, भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। अब अपन पढ़ते हैं पृथ्वी की आकृति। जब शब्द आ गया एक पृथ्वी और एक आ गया मनुष्य, तो अपन पढ़ेंगे अब पृथ्वी। पृथ्वी से पहले अपन पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड, पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड के अंतर्गत। जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है 14 अरब वर्ष पहले। ठीक है, ये बात अरबों वर्ष पहले की बात है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है 14 अरब वर्ष पहले। उसके बाद सौरमंडल, ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा क्या, सौरमंडल। सौरमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है 10.6 या 10.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, उसके उस सौरमंडल के अंतर्गत क्या है, हमारी पृथ्वी है, जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा ब्रह्मांड जो 14 अरब वर्ष पहले, अपन देख सकते हैं इसकी जो एज है वो 14 अरब वर्ष पहले। उसके बाद ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है सौरमंडल, सौरमंडल की जो एज है वो है 10.6 अरब वर्ष पहले। उसके अंतर्गत आती है अपनी पृथ्वी जो 4.6 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि कैसे भूगोल शब्द आया, उसके अंतर्गत एक पृथ्वी और मानव का संबंध आया, और उसमें अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है और
पृथ्वी की आकृतियों का किसने क्या क्या नाम दिया? तो सौरमंडल के अंतर्गत एक आकाश गंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। एक आकाश गंगा वह अरबों करोड़ों तारों का समूह होता है जिसके अंतर्गत जो सौरमंडल के अंतर्गत पाई जाती है। जो पृथ्वी की आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस आकाश गंगा के अंतर्गत है, तो वो है दुग्ध मेखला, मिल्की वे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति कैसे। यानी कि पृथ्वी तल और मानव का जो पारस्परिक संबंध है वो क्या कहलाता है? भूगोल। वैसे भूगोल विषय को देखें तो ग्रीक भाषा के जोग्राफिया शब्द से जोग्राफी बनी और जिसका हिंदी अनुवाद क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। ये विषय के अंतर्गत आती है। अपन फिजिकल जोग्राफी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक के अंदर पटवार और रीट में है वो है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अपन किसी विषय के बारे में जानेंगे, एक प्रॉपर टॉपिक जानने से पहले भूगोल जो किसी भी सब्जेक्ट का है वो मानचित्र अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी की आकृति तो अलग अलग विद्वानों ने क्या दिया? पृथ्वी की अलग अलग आकृति बताई है। जैसे कोपर्निकस ने पृथ्वी की आकृति क्या बताई है? गेंद के समान। किसके समान? गेंद के समान। जबकि न्यूटन ने पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान बताई है। तो दूसरे जो अपने जियो साइंटिस्ट हुए न्यूटन ने पृथ्वी की आकृति न से न्यूटन न से नारंगी। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी। कोपर्निकस ने किसके समान बताई है? गेंद के समान। लेकिन पृथ्वी की जो उचित और उपयुक्त जो नाम पृथ्वी की आकृति के लिए दिया जाएगा वो है ग्लोब के समान। किसके समान? ग्लोब के समान। आपने छोटी छोटी कक्षाओं में बुक के अंदर मानचित्र देखा होगा, या फिर अब बड़ी कक्षाओं में अगर आपने अध्ययन किया है तो आपने ग्लोब तो देखा ही होगा कि जो एक गेंद के समान मानो या नारंगी के समान मानो, लेकिन जो उपयुक्त शब्द दिया गया है वो है ग्लोब के समान। ठीक है, ये उपयुक्त शब्द इन दो राइटरों के नाम से के बाद निकल के आता है। अब एक विद्वान और हुए इस दौरान जिन्होंने पृथ्वी की आकृति बताई, जियोड। वो विद्वान थे जॉन हर्शेल। जॉन हर्शेल ने पृथ्वी की आकृति किसके समान बताई? जियोड, यानी कि वर्ताकार। ठीक है, ये तीन विद्वान एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कोपर्निकस ने पृथ्वी की आकृति किसके समान बताई? गेंद के समान। न्यूटन ने पृथ्वी की आकृति किसके समान बताई? नारंगी के समान। जॉन हर्शेल ने पृथ्वी की आकृति बताई जियोड अर्थात वर्ताकार। ठीक है, तो ये महोदय तो चले गए, कोपर्निकस महोदय चले गए, न्यूटन महोदय चले गए, हर्शेल महोदय चले गए, लेकिन इन सब का एनालिसिस एक बात पे आके टिक गया कि पृथ्वी की आकृति किसके समान है? ग्लोब के समान है। आगे अपन बात करेंगे कि ग्लोब के समान तो है, लेकिन अपन अपने स्वभाव में अगर लाएंगे या तो गोल है या चपटी है। तो इसका एक उपयुक्त शब्द निकल के आता है कि पृथ्वी की आकृति के लिए जो उपयुक्त शब्द माना जाएगा वह माना जाएगा लगभग गोलाब के समान। यानी कि उसका अक्ष क्या है? छोटा, और कक्षा क्या है? बड़ी। सबसे उपयुक्त शब्द सारे विद्वानों या जियो साइंटिस्ट ने जो नाम दिए उसके बाद एक शब्द निकल के आता है, वो था ग्लोब के समान। लेकिन ग्लोब भी कैसा होगा? लगभग गोलाब के समान। अब वर्तमान में जो नाम प्रचलित है वो कौन सा नाम है? लगभग गोलाब के समान पृथ्वी की आकृति। तो अपने टॉपिक का मुख्य बिंदु था, अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आकृति, और आकृति के लिए जो वर्तमान में उपयुक्त शब्द है वो है लगभग गोलाब। यानी कि क्या है? अक्ष क्या है?
छोटा और कक्षा क्या है, बड़ी। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई इस तरह से। गेंद ऐसी तो होती है, नारंगी मान लो, न्यूटन ने कहा, कोपरनिकस ने कहा गेंद मान लो, और लास्ट अपन ने क्या कहा कि कैसी है, लगभग गोलाब के समान, यानी अक्ष तो क्या है उसका, छोटा, और कक्षा क्या है, बड़ी। ठीक है, ये तो हो गई कक्षा, और ये एक्स, जिसको अपन जैसे मैथ पढ़ते हैं तो एक्स और कक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो उपयुक्त शब्द आकृति के लिए आज प्रचलित है वो क्या है, लगभग गोलाब के समान। इसके बाद अपन जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पृथ्वी के व्यास कितना है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास कौन सा होगा, ये वाला 12,736 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्रुवीय व्यास क्या है, कम या ज्यादा, अगर उसका अक्ष छोटा है तो व्यास कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, पृथ्वी की कक्षा बड़ी है, इसलिए जो ध्रुवीय व्यास है वो हमेशा कम होगा। और पृथ्वी का कितना है, ये कई किताबों में जैसे 56 दे रखा है, कहीं कहीं ज्यादा दे रखा है। उपयुक्त जो आंकड़ा है वो एनसीईआरटी के अंदर 12,756 तो है उसका भूमध्य रेखीय व्यास, और 12,713 है उसका ध्रुवीय व्यास। आंकड़ों को ज्यादा ऐसे आपको गहराई से नहीं लेना, लेकिन एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि उसका ध्रुवीय व्यास कितना है, और उसका ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,713 किलोमीटर, जबकि उसका भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। अब उसके बाद उसकी परिधि आती है, तो व्यास से परिधि निकाल लेते हैं। बाकी जो उसकी जो उपयुक्त जो आंकड़ा है वो है 40,077 किलोमीटर। ये क्या है, पृथ्वी की परिधि का माप है। ठीक है, एग्जाम में शायद ही पूछा जाए, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए, और अगर आप किसी विषय को पढ़ना चाहते हो और पढ़ना नहीं भी चाहते हो तो पृथ्वी के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, जिस पृथ्वी का आप उपयोग कर रहे हो, जिस पृथ्वी को आप मतलब प्रकृति का विनाश कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। फिर अपन याद करें तो इसके क्षेत्रफल को देखेंगे तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, पृथ्वी का क्षेत्र 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का क्षेत्रफल। ठीक है, इतने सारे आंकड़े अगर याद कर सको तो ठीक है। बाकी अपन ने अब तक पढ़ा कि ब्रह्मांड 14 अरब वर्ष पहले, सौरमंडल 10 अरब वर्ष पहले, पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी कोपरनिकस ने कैसे बताई, गेंद के समान। न्यूटन ने कैसे बताई, नारंगी के समान। जॉन हर्शेल ने कैसे बताई, जियोड अर्थात वर्ताकार। और पृथ्वी के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो अंतिम रूप से होगा लगभग गोलाब के समान। ये अपन देख सकते हैं पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास से और पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास से। ये जो अंतर है ये इसके अक्ष को छोटा कर देता है कक्षा की तुलना में। इसके बाद अपन ने देखा कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, 40,077 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये बात यहां तक हो गई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी कितनी तरह की गतियां करती है, दो तरह की गतियां करती है। एक तो है परिभ्रमण और दूसरी है परिक्रमण। पृथ्वी कितनी तरह की गतियां करती है, दो तरह की। एक है परिभ्रमण, दूसरी है परिक्रमण। ठीक है, ये पृथ्वी की दो गतियां हैं। गति नंबर एक
भ्रमण। अब परिभ्रमण गति को क्या बोलेंगे अपन? घूर्णन गति भी बोल सकते हैं। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं? दैनिक गति भी बोल सकते हैं। यानी कि पृथ्वी अपना एक परिभ्रमण कितने दिन में करती है? एक दिन में पूरा करती है, तो इसको क्या बोलेंगे? दैनिक गति। क्या बोलेंगे इसको? दैनिक गति। ठीक है। इसके बाद परिक्रमण गति को क्या बोलेंगे? वार्षिक गति। यानी कि पृथ्वी अपना जो परिक्रमा है, किसके परिक्रमा करती है? सूर्य के। वो कितने टाइम में पूरा करती है? एक वर्ष में पूरा करती है, तो इसको बोलेंगे परिक्रमण गति। अब इन दो पृथ्वी की गतियों से कौन कौन सी घटनाएं प्रभावित होती हैं, वो अपन पढ़ेंगे कि परिभ्रमण गति से कौन सी घटना प्रभावित होती है और परिक्रमण गति से कौन सी घटना प्रभावित होती है। जैसे मैं बात करूं कि दिन रात का बनना कौन सी गति से होगा? बताना सब लोग, कौन सी गति से होगा? दिन रात का बनना पृथ्वी की परिभ्रमण गति से होगा, जिसे दैनिक गति भी बोल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे दिन रात का बनना। ठीक बात। इसके बाद दूसरी जो घटना होगी वो होगी मौसम का परिवर्तन। तो अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां। गतियां कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। दो शब्द हैं, एक तो परिभ्रमण और एक है परिक्रमण। अंतर करने के लिए दैनिक गति बोलते हैं, क्योंकि परिभ्रमण अपना पृथ्वी एक दिन में पूरा करती है। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर एक दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक पूरा चक्कर एक वर्ष में पूरा कर लेती है। तो ये दो तरह की गतियां होगी। पहली गति अपने पढ़ी परिभ्रमण। ठीक है। परिभ्रमण गति से दो घटनाएं प्रभावित होती हैं, एक है दिन रात का बनना, दूसरी घटना है मौसम का परिवर्तन। ठीक है। अब नया एक शब्द आया अपने पास, मौसम। ठीक है। दूसरी है कौन सी गति? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण कौन सी घटनाएं प्रभावित होती है? वर्ष का बनना। मतलब पृथ्वी अपने परिक्रमण में कितना समय लेती है? एक वर्ष पूरा लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। इससे कौन सी घटना प्रभावित होती है? वर्ष का बनना। दूसरी है वो घटना है, क्या है? ऋतु का परिवर्तन। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी शिशिर आती है, तो कभी बसंत आती है। तो ऋतु का परिवर्तन किससे होगा? परिक्रमण गति से। और तीसरी और अंतिम इसकी जो घटना होगी वो दिन रात की अवधि का परिवर्तन। दिन रात की अवधि का परिवर्तन। ठीक है। ये सब घटनाएं हो गई परिक्रमण गति के कारण। ठीक है। अब जो अपन आज अपन इस कक्षा में अपन ने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा कि पहले अपन ने पढ़ा भूगोल। भूगोल की एक परिभाषा पढ़ी कि पृथ्वी तल और मनुष्य का पारस्परिक संबंध क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब एक शब्द आया पृथ्वी। इससे पहले अपन भूगोल शब्द के बारे में जाने तो लैटिन भाषा का जोग्राफिया शब्द से बनी जोग्राफी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। ठीक है। पृथ्वी से अपन ने देखा कि पृथ्वी से पहले क्या था? ब्रह्मांड था, जो 14 अरब वर्ष पहले। उसके बाद एक सौरमंडल आया। सौरमंडल में एक आकाश गंगा है, दुग्ध मेखला, जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी का जो टाइम है वो 4.6 अरब वर्ष पहले माना गया है। उसके बाद अपन ने देखा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो विभिन्न विद्वानों की अपन ने जो शब्द दिए वो, जैसे कि कोपर्निकस ने दिया गेंद के समान, न्यूटन ने दिया नारंगी के समान, और उसके बाद जॉन हर्शेल ने दिया जियोड आकृति।
अंतिम जिस शब्द पे आके रुके वो शब्द था लघुअक्ष गोलाभ के समान, अर्थात उसका अक्ष क्या है, छोटा, और उसकी कक्षा क्या है, बड़ी। वो सब बातें अपन ने जब पृथ्वी की क्या देखा, ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास बड़ा है या ध्रुवीय व्यास? उत्तर आएगा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ज्यादा है पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास से। फिर अपन जो मैंने आंकड़े बताए वो इस प्रकार है कि ध्रुवीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। इसके बाद अपन ने देखी पृथ्वी की परिधि अपन ने देखी 40,077 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी का क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अपन ने देखा कि पृथ्वी कितनी तरह की गतियां करती है। पृथ्वी 2 तरह की गतियां करती है। एक गति का नाम है परिभ्रमण, दूसरी गति का नाम है परिक्रमण। परिभ्रमण गति से जो घटनाएं प्रभावित होती हैं वो है दिन रात का बनना और मौसम का परिवर्तन। परिक्रमण गति से जो घटनाएं प्रभावित होती हैं वो होती है ऋतु का परिवर्तन, दिन रात की अवधि का परिवर्तन, और नेक्स्ट और अंतिम जो बिंदु है वो है वर्ष का बनना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये अपने फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है। वैसे अपने पटवार के और रिट के सिलेबस के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा देर का ज्यादा है नहीं। रिट में तो थोड़ा ज्यादा है, पटवार में तो ऐसे देर का है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। लेकिन भारत कहाँ है पृथ्वी के अंदर, उसको पढ़ने के लिए अपने को फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ज्योग्राफी की कक्षाएं अब से कंटिन्यू होंगी। इतिहास की जो कक्षाएं बीच में रुकी हुई हैं वो भी चालू हो जाएंगी, और हिंदी और इंग्लिश की कक्षा अरेंज करने का जल्दी हम प्रयास करेंगे और इसको सितंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।